वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सेकंड संवाद का सेकंड टॉपिक। ओके, मैंने फर्स्ट टॉपिक अपलोड कर दी, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, संवाद चैप्टर का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं आज हम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे संवाद। मैंने संवाद तो पढ़ा दिया था, आज हम पढ़ेंगे संवाद की एक तरीके से स्पेशलिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़, विशेषताएँ। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, संवाद की प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है संवाद का, कि इसमें क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया था संघीय व्यवस्था क्या होती है। हमारी संघीय व्यवस्था वो होती है जिसमें सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। तो पहला पॉइंट वही कहता है हमारा कि एक संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या हो सकती है, जब क्या हो, एक देश के अंदर अलग अलग स्तर की सरकार हो, एक केंद्र सरकार हो, ओके, एक केंद्र सरकार हो, एक राज्य स्तर पर सरकार हो, तो मतलब उनके डिवाइड हो, जो सरकार हो उनका जो एक तरीके से स्तर हो वो डिवाइड हो, अलग अलग टाइप्स की हो, कि एक ही सरकार का शासन ना हो। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मतलब जो सरकारें हो, अलग अलग स्तर तो हो, लेकिन जो शासन करती हैं ना, वो किस पर करती हैं, एक ही नागरिक पर शासन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा क्या है, ये है हमारा भारत। ओके, अब इसके अंदर ये छोटे छोटे राज्य हैं। अब ये क्या है, पूरा भारत भी इन नागरिकों पर, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस वाले को ले लूँ, सिर्फ इस पर शासन कर रहा है, पूरा भारत भी इस पर शासन कर रहा है। केंद्र सरकार मतलब पूरा केंद्र सरकार भी इस पर शासन कर रहा है, और जो राज्य सरकार है वो भी इन नागरिकों पर शासन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, नागरिक तो सेम है लेकिन अलग अलग सरकार हैं। ओके, अलग अलग सरकार हैं, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती हैं। और ये मतलब हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि कौन सी सरकार का क्या कार्य है, कौन क्या करेगा, उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, कर वसूलने के, प्रशासन के, इस तरीके वो सब क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, तो एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट वही है कि जो मतलब अलग अलग स्तर पर सरकारें डिवाइड हैं, इनके जो काम है वो किसके अंदर मिलेंगे, है ना, कोई बोल के थोड़ी चला गया। तो ये हमें किसके अंदर मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे हमारे संविधान के अंदर। और उनकी संविधान के अंदर हर किसी सरकार का मतलब एक तरीके से पता है कि केंद्र सरकार के इतने इतने कार्य हैं, वो इस कार्य से राजस्व इकट्ठा करेगी, या उसके ये कार्य हैं जो अपने नागरिक के लिए करेगा। ओके, एंड राज्य सरकार के भी इस तरीके से संविधान में गिवन है, और वो संविधान क्या करता है, अपने अस्तित्व और प्रधिकार की गारंटी भी देता है, मतलब सुरक्षा भी देता है। ओके, हम बढ़ते हैं हमने फोर्थ पॉइंट की तरफ। ओके, अब देखते हैं हम, अगर इसकी संविधान है हमारा, ओके, और हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें सबको पता है, फंडामेंटल्स राइट्स होते हैं हम सबके, तो उसमें अगर कोई चेंज करना हो, मतलब क्या है, चेंज करना हो, तो क्या कोई एक सरकार कर सकती है, नेवर। ये क्या है कि दोनों सरकार की क्या चाहिए, हमें उसमें सहमति चाहिए। अगर दोनों सरकार उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और दोनों की सहमति है, जैसे एग्जांपल मैंने किसी राज्य का, भाई मैं हूँ राज्य स्तर की मेरी सरकार है, और मैं कोई नागरिकों के लिए कोई चेंज करना चाहता हूँ, कोई बदलाव चाहता हूँ उनके फंडामेंटल राइट्स में, तो मुझे ये हक नहीं है कि मैं उठूँगा और मैंने बोल दिया वही सब कुछ मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है हमारी, केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार, दोनों की सहमति चाहिए। अगर दोनों सहमत हैं तो ही होगा, अगर नहीं है तो फिर वो वहीं पर ही रद्द कर दी जाएगी एक तरीके से। ओके, और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है इसके अंदर, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है अगर बाई चांस दोनों में सहमति ना हो, टकराव की स्थिति हो जाए एक तरीके से, अगर टकराव की स्थिति हो गई है तो फिर उस टाइम पे क्या किया जाएगा, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, जो न्यायालय है हमारा निर्णायक भूमिका निभाता है। वो क्या करता है, न्यायालय दोनों के बीच में विवाद को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब जो विवाद हो गया, वो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, उन दोनों के बीच में उस स्थिति को ठीक करता है। ठीक है, एक निर्णायक की भूमिका निभाता है। ये फिफ्थ हमारा पॉइंट था। अब सिक्स पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, हाँ, सिक्स पॉइंट हमारा कि अगर जिसकी वित्तीय स्वायत्ता है, आई नो यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। सिक्स पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं एक तरीके से। मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, राज्य को चाहिए एक तरीके से पैसा, राज्य को चाहिए मनी कुछ काम वगैरह करवाने के लिए, तो वो खड़ा नहीं रहेगा कि भाई सरकार मुझे पैसा देगी तब मैं उनके आने का वेट नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। वो वेट नहीं करेगा, उसके पास उसके खुद के सोर्स हैं जहाँ से वो राजस्व कलेक्ट करता है, और उसी राजस्व से, उसी पैसे से वो क्या करेगा, अपने नागरिकों के लिए कुछ कार्य करेगा। मतलब उसे केंद्र सरकार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या है, एक वित्तीय सहायता उसके पास ऑलरेडी गिवन होती है, संविधान की तरफ से है कि मतलब उसके पास खुद की होगी,
वो खुद उस पर देख सकता है। ओके, वहाँ से उसको राजस्व मिलेगा और वो काम कर सकता है। उसके अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अलग अलग स्रोत क्या हैं, निर्धारित हैं। ओके, अब 7 पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है? 7 पॉइंट इससे रिलेटेड है कि संघवाद जिस देश में होता है ना, एक तरीके से वहाँ के जो एक क्षेत्र में विविधता पाई जाती हैं, क्षेत्रीय विविधता को सम्मान मिलता है। ओके, और उनको एकता को और सुरक्षा भी रहती है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे। अगर जहाँ पर भी संघीय शासन है, संघीय व्यवस्था है, वहाँ पर क्या होगा, एक तो सबके बीच में क्या होगी, एक दूसरे के बीच में विश्वास होगा। ओके, और दूसरे में क्या होगा, एक दूसरे के लिए भरोसा, सहमति रहेगी। ठीक है, बंटवारों के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। मतलब अगर संघीय व्यवस्था है तो हर चीज़ पर सहमति होती है, एक भरोसा होता है, विश्वास होता है दोनों सरकारों का एक दूसरे के ऊपर। ओके, इस तरीके से हमारी ये संघीय व्यवस्था के कुछ विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ थी फेडरलिज्म की। ओके, अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से समझा दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इधर तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमारा क्या इम्पॉर्टेंट है, हमारी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, संघीय व्यवस्था भी हमारी 2 तरीके की होती है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। संघीय व्यवस्था हमारी 2 तरीक़ों की होती है। किस तरीके से? एक तो होती है साथ आकर संघ बनाना, और एक होता है साथ लेकर संघ बनाना। ठीक है, साथ लेकर संघ बनाना। ओके, साथ लेकर संघ बनाना। एक होता है हमारा साथ आकर संघ बनाना, और एक होता है साथ लेकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाने में क्या होता है, ये हमारा यूएसए में है। ओके, आप यहाँ पर देख सकती है, स्विट्ज़रलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, इन सब एक्सेट्रा इन सब देशों में है। तो हमारा ये क्या होता है, साथ आकर संघ बनाना मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स उठे और उन्होंने क्या कर दिया, एक यूएसए का निर्माण कर दिया। ठीक है, यूएसए बन गया। अब इसमें क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब बहुत सारे स्टेट्स आए हैं, बहुत सारे स्टेट्स मिल गए हैं, और उसके अंदर क्या है, उन्होंने एक यूएसए बना लिया। तो एक साथ आकर संघ बना लिया। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया गिवन है। तो ये मतलब इसमें क्या होता है, जो केंद्र है ना, इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, यहाँ पर जो प्रांत है उसके स्टेट वही ताकतवर होते हैं। ओके, बट संघीय व्यवस्था में क्या होता है, साथ लेकर संघ बनाना। तो इसमें क्या होता है, जो राज्य होते हैं ना, केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को गठन करती है, जिसमें उनको कुछ शक्तियाँ दे देती है। ओके, तो इससे क्या होता है, उन साथ लेकर संघ बनाया गया। उनके अंदर भी कुछ विश्वास होना चाहिए कि हमारी केंद्र सरकार शक्तिशाली है। ओके, तो इसमें क्या कर दिया है, संघीय शासन का हमारा 2nd पॉइंट यही है, साथ लेकर संघ बनाना। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यह कहाँ पर है, बेल्जियम में और स्पेन में और इंडिया में है। ओके, तो ये हमारी इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, साथ लेकर संघ बनाने में केंद्र सरकार केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। साथ आकर संघ बनाने में केंद्र सरकार शक्तिशाली इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रांत शक्तिशाली होते हैं। ओके, बट यहाँ पर क्या है, साथ लेकर संघ बनाने में हमारे प्रांत को विशेष अधिकार ज़रूर दिया जाता है। ओके, तो आई होप यू ऑल लाइक इट माई वीडियो। मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक मैं आगे की वीडियो में कवर करवा दूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।